शोकाज और बार बार मना करने के बावजूद पंजाब असेंबली में अपोजिशन के साथ अराकीन ने एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुरदार से मुलाकात की है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल है। तफसीलात जानेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा कौन कौन से अरकान शामिल हैं इसमें? देखिए जी, इसमें मुस्लिम लीग नून के मियां जलील अहमद शरकपुरी, चौधरी अशरफ अली अंसारी, मौलाना गियासुद्दीन, अजहर इबास, फैसल खान न्याजी, निशात अहमद दाहा, जबकि पीपल्स पार्टी के गजनफर अली लंगा, ये 7 अरकान हैं जिन्होंने मुलाकात की है और ये तीसरी दफा उन्होंने मुलाकात की है। इससे पहले 2 दफा ये लोग पहले भी मिल चुके हैं, जिन पर इनकी पार्टी के रहनुमाओं ने, कायदीन ने इनको शोकाज नोटिस भी दिए थे और पाबंदी आयद की थी कि बगैर बताए वो पंजाब के किसी भी मिनिस्टर से, वजीर आला से मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आज दोबारा मुलाकात की गई है और बुनियादी तौर पर हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उन अरकान के साथ राब्ते में है जो पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते हैं और बैक हैंड पे पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई के पास अददी जो हिस्सा है वो तकरीबन 12 नशिस्तों का सिर्फ मुस्लिम लीग नून के साथ उनका फर्क है। इसी वजह से किसी भी मतवक्को सूरत हाल से बचने के लिए पीटीआई इन अरकान के साथ राब्ते में है कि अगर उनके इत्तेहादी नाराज होते हैं तो वो अपोजिशन के नाराज अरकान को साथ लेकर हुकूमत के अंदर रह सकेंगे। ये मुलाकात भी उसी सिलसिले की कड़ी, अगरचे उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये तरक्याती कामों और दीगर मसाइल के सिलसिले में मुलाकात की गई है, लेकिन बुनियादी तौर पर पीटीआई बहुत अरसे से नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाराज अरकान के साथ मुसलसल राब्ते में है। जी ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पीपल्स पार्टी ने अपने रुकने पंजाब असेंबली गजनफर लंगा को लोटा करार दे दिया। पार्लिमानी लीडर पंजाब हसन मुर्तज़ा ने गजनफर लंगा का असेंबली में घेराव करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं गजनफर लंगा ने अवाम के मैंडेट और क़यादत की एतमाद की तौहीन की है। एक बार नहीं, बार बार वज़ीर आला से मुलाकात करने का मतलब ये लोटा है। वोटों की फहरिस्त में इजाफा किया गया है, ये दरअसल कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कई दफ़ा लौट कर उधर भी गया है, लौट कर हमारी तरफ भी आया है, इसी वजह से लौटा है। मैं आज उस्मान बुज़दार साहब को ये बात वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर इस हुकूमत को कायम करने वाला, लोटों के जहाज़ भर के लाने वाला, इस हुकूमत को लोटों पर खड़ा करने वाला, आज इस मुल्क में उसका नाम लेना भी जुर्म है। और उस्मान बुज़दार साहब, आपकी जो सरकार ये चंद वोटों की अक्सरियत पर खड़ी है, ये आपकी अक्सरियत भी आर्जी है। इस लोटे को भी चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो अपना अवामी मैंडेट खो चुका है। वो आए असेंबली के अंदर और आकर बात करे। वो किसी बुज़दार की चौखट पे तो नौकरी दे सकता है, सजदा रेज हो सकता है, वो इस अवामी ऐवान के अंदर तशरीफ़ लाए, उसे हम जमहूरी अंदाज में बताएं कि लोटों के साथ जो सलूक किया जाता है, ज़मीर फरोशों के साथ जो सलूक किया जाता है। JUIF के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें बल्दियाती नहीं जनरल इलेक्शन चाहिए। कहते हैं कि अब मुल्क की बका का सवाल पैदा हो गया है। मजीद कहा कि हुकूमत किस एहतसाब की बात कर रही है, ये हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है। हमें बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें जनरल इलेक्शन चाहिए। ये जाली असम्बलियाँ हैं, जब तक ये जाली असम्बलियाँ मौजूद हैं, इस मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन की तरफ लोगों को मुतवज्जह करना, उनके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के वोट के हक से उनको दस्तबरदार करने वाली बात। हम तो समझते हैं कि जो इलेक्शन हुए वो भी ढोंग, जो हुकूमत बनी वो भी ढोंग, जो बजट बना वो भी ढोंग। इस वक्त हमारा मुल्क इंतहाई माशी बहरान में है और हम ऐसे नाअहलों को मुल्क हवाले कर चुके हैं कि जिनकी नाअहली की वजह से हमारी मईशत तकरीबन डूब चुकी है। तारीख़ में पहली मर्तबा पाकिस्तान का बजट ज़ीरो से नीचे चला गया है। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। हमेशा ये होता है कि नए साल के बजट का हुजम पिछले बजट से ज़्यादा हुआ करता है। ये पहली मर्तबा है कि नए साल का बजट का हुजम पिछले साल से कम। डॉक्टर कासिम आवाम जनरल सेक्रेटरी YDA पंजाब ने माफी मांग ली। किस बात पर माफी मांगी, आप भी देखिए। अनत का मकाम है, शर्मिंदगी का मकाम है, हमारे लिए डूब भरने का मकाम है कि हमने अपनी नुस्खे के ऊपर
मरीजों को लिख के दिया था कि बल्ले को वोट दें। हम लानत भेजते हैं हम उस दौर के ऊपर जब हमने ये लिखा था, और आज भी हम लानत भेज रहे हैं कि आपने ना सिर्फ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज बल्कि पूरी आवाम को जलील करके रख दिए। आज लानत का मकाम है, शर्मिंदगी का मकाम है, हमारे लिए डूब भरने का मकाम है कि हमने अपनी नुस्खे के ऊपर मरीजों को लिख के दिया था कि बल्ले को वोट दें। हम लानत भेजते हैं हम उस दौर के ऊपर जब हमने ये लिखा था, और आज भी हम लानत भेज रहे हैं कि आपने ना सिर्फ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज बल्कि पूरी आवाम को जलील करके रख दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पैरागॉन केस में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई ने मुल्क में बहरान पैदा कर दिया। इन हालात में कोई भी हुकूमत नहीं लेगा। ये लोग सारी ऑपोजिशन को चोर कहते थे, अब उनकी अपनी पार्टी से चोर निकल आए हैं। मजीद क्या कहा, सियासी बातें लोटे तो बहुत मसाइल होते हैं। इमरान खान को चाहिए कि अपनी नाकामी सबके सामने कबूल करें। कहते थे ये तो सारी ऑपोजिशन को चोर कहते थे और खुद ये डाकू निकल आए हैं। ये हालात हैं इनके, इसलिए मुझे पता नहीं है कि -1 होने जा रहा है कि नहीं। इमरान खान साहब खुद ही इतला दे रहे हैं कि -1 हो सकता है, बट मसला -1 या -2 या -4 नहीं है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर। ये तो इस मुल्क को माइनस करने के चक्कर में है, उससे बचना ज़रूरी है। उसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा। इमरान खान को गिराना तो फिर उसके बाद क्या करना है ये भी इस पर सोचना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बाद अगर वो चले जाते हैं तो क्या सूरत बनती है? क्या मुल्क में नए इलेक्शन होंगे? क्या कोई कौमी हुकूमत बनेगी? क्या कोई नो कॉन्फिडेंस होगा? क्या बनेगा? जहाँ ले गए हैं इस मुल्क को, मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर ये किसी को ऑफ़र की जाए कि तुम ये हुकूमत ले लो तो वो इस हालत में ले लेगा। अब आपने एक ढोल गले डाला है तो उसको बजाएं खुद ही, या फिर पहले अपनी शिकस्त तस्लीम करें कि हमने जालसाजी की, हमें लोगों ने वोट नहीं दिए थे, हम धोखा दे के साजिश करके आए थे, हम बैठ गए आगे पाकिस्तान पर। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में डकैती के दौरान 20 साला लड़की से ज्यादती की गई। गुजरपुरा में डाकुओं ने वारदात के दौरान कंपाउंडर को ज्यादती का निशाना बना डाला। क्लिनिक बंद करके घर जाते हुए 4 डाकुओं ने रोका। डाकू लड़की को खेतों में ले गए और ज्यादती का निशाना बना डाला। लाहौर का इलाका है गुजरपुरा, जहां पर डकैती के दौरान 20 साला लड़की से ज्यादती का वाकया पेश आया है। गुजरपुरा में डाकुओं ने वारदात के दौरान कंपाउंडर को ज्यादती का निशाना बना डाला। और आपको अपडेट करेंगे, वफाकी हुकूमत ने दियत की रकम मुकर्रर कर दी है। माली साल 2020-21 के लिए दियत की रकम 27,77,353 रुपये मुकर्रर की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वकास अजीम से। वकास अजीम, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ारत ख़ज़ाना हर साल दियत की रकम का तयन करती है और माली साल 2020-21 के लिए दियत की रकम का जो तयन किया गया है वो तकरीबन 27,77,353 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि इसके बराबर में तकरीबन जो है वो 36,000 ग्राम चांदी की जो मालियत होगी वो भी दियत के बराबर तस्वुर की जाएगी। और इस सिलसिले में आज वज़ारत ख़ज़ाना ने इस दियत के तयन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वकास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा तौहीन आमेज वीडियो अस्कुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा का गैर मशरूत माफीनामा मुस्तरद करते हुए तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब भी तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये अहम नोयत का केस है, इसे हल्का ना लिया जाए। अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखिए। अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा तौहीन आमेज वीडियो आस्खुद नोटिस की समाअत की। दौरान समाअत इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की वकील ने इस्तदा की कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा दिल के मरीज हैं, गरीब बंदे हैं, गैर मशरूत मुआफ़ी नामे पर अदालत उनकी गलती मुआफ़ कर दे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, ऐसे मुकदमे में मुआफ़ी कैसे दे दें? वीडियो किसी बच्चे की बनी हुई नहीं, इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा का अपना वीडियो चैनल है जिससे वो पैसे कमाते हैं। चीफ जस्टिस ने इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की वकील से मुखातिब होकर कहा कि इस मुकदमे में कोई रहम की बात नहीं। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को 6 माह के लिए जेल भेज देते हैं। आपको इस केस की नौयत का अंदाजा नहीं, आप इस केस को बहुत हल्का ले रही हैं। मुआफ़ी नामे का बयान हल्फी भी कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं। इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की वकील ने कहा, इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को अस्पताल लेकर गए हैं, वो मर जाएंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी ज़बान तो गलियों में भी इस्तेमाल नहीं होती। प्लान के तहत वीडियो बनाई गई।
اٹارنی جنرل نے کہا کہ آغا افتخار نے دل میں درد کی شکایت کی، ان کو چکر آ رہے ہیں، جس پر جسٹس ریاض الحسن بولے کہ عدالت کا نوٹس ہوگا تو چکر تو آئیں گے۔ عدالت نے اہلیہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا لکھا ہوا خط لینے سینئر صحافی حامد میر اور محمد مالک کی مقدمے میں فریق بننے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے افتخار الدین مرزا کا معافی نامہ مسترد کرتے ہوئے 7 روز میں جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت 15 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ امانت کشکوری، 24 نیوز، اسلام آباد۔ لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ملحقہ 7 ہسپتالوں کی او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تمام ہسپتالوں کے ایم ایس کا اجلاس ہوا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کا کہنا ہے کہ ریسرچ کے کلچر کو عام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ملک جلد کرونا فری ہو جائے گا۔ لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ملحقہ 7 ہسپتالوں کے او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز کھولنے پر غور، تمام ہسپتالوں کے ایم ایس کا اجلاس ہوا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود کا کہنا ہے ریسرچ کے کلچر کو عام کرنا چاہیے، انشاءاللہ ملک جلد کرونا فری ہو جائے گا۔ حکومت نے خود ہی آٹا مہنگا کر دیا۔ پنجاب کابینہ نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 45 روپے بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب کابینہ نے 2 ماہ کے لیے آٹے کی قیمت 45 روپے اضافے کے ساتھ 850 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو بتا دیں چلیں آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے، حکومت نے خود ہی آٹا مہنگا کر دیا ہے۔ پنجاب کابینہ نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 45 روپے بڑھانے کی منظوری دے دی۔ پنجاب کابینہ نے 2 ماہ کے لیے آٹے کی قیمت 45 روپے اضافے کے ساتھ 850 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے خود ہی آٹا مہنگا کر دیا ہے۔ پنجاب کابینہ نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 45 روپے بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب کابینہ نے 2 ماہ کے لیے آٹے کی قیمت 45 روپے اضافے کے ساتھ 850 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اور آٹا بھی اب ہوا مہنگا، حکومت نے خود ہی آٹا مہنگا کر دیا۔ پنجاب کابینہ نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 45 روپے بڑھانے کی منظوری دے دی۔ پنجاب کابینہ نے 2 ماہ کے لیے آٹے کی قیمت 45 روپے اضافے کے ساتھ 850 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اب عوام آٹا خریدے گی 850 روپے کے حساب سے۔ حکومت نے خود ہی آٹا مہنگا کر دیا۔ پنجاب کابینہ نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 45 روپے بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ عوام اس سے پہلے بھی مہنگائی کی دہائیاں دے رہی ہے، مگر مہنگائی ہے کہ اس کو پر لگ گئے، بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت نے خود ہی آٹا مہنگا کر دیا ہے۔ پنجاب کابینہ نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 45 روپے بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب کابینہ نے 2 ماہ کے لیے آٹے کی قیمت 45 روپے اضافے کے ساتھ 850 روپے مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ 2 ماہ کے لیے ہوتی ہے یا زیادہ وقت بتائے گا، لیکن اس وقت قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ حکومت نے خود ہی آٹا مہنگا کر دیا۔ پنجاب کابینہ نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 45 روپے بڑھانے کی منظوری دے دی۔ پنجاب کابینہ نے 2 ماہ کے لیے آٹے کی قیمت 45 روپے اضافے کے ساتھ 850 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حکومت نے خود ہی آٹا مہنگا کر دیا ہے اور 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 45 روپے بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب کابینہ نے 2 ماہ کے لیے آٹے کی قیمت 45 روپے اضافے کے ساتھ 850 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے علی رامے سے۔ علی رامے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، مہنگائی کے دور میں اب تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے پنجاب میں آٹے کی قیمت میں مزید 45 روپے کا اضافہ کر دیا اور آج صوبائی کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان کی صدارتی میں ہوا۔ اس میں محکمہ خوراک کی طرف سے باقاعدہ ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ پیش کی گئی، کیونکہ فلورز مل ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی مطالبہ تھا کہ پنجاب میں گندم کی جو فروخت مل ایسوسی ایشن کو ہے وہ اس لحاظ سے کی جائے کہ ان کے گرینڈنگ چارجز جتنے بھی چارجز ہیں اس کے مطابق آٹے کی قیمت مقرر کی جائے۔ ان کا مطالبہ تو 900 روپے سے زائد کا تھا، لیکن پنجاب حکومت نے 850 روپے ایکس مل ریٹ اور ریٹیل پرائس جو ہے وہ 875 روپے مقرر کرنے کی تجویز جو ہے وہ آج اپروول اس کی دے دی، اور اس میں 2 ماہ کے لیے باقاعدہ وقت دیا گیا کہ 2 ماہ میں آٹے کی قیمت جو ہے وہ 850 روپے میں فروخت ہوگا۔ اس کے بعد باقاعدہ ایک اجلاس طلب کر کے آٹے کی قیمت پہ نظر ثانی وہ کی جائے گی۔ اور اب 2 ماہ میں جتنی بھی فنکشنل مل ایسوسی ایشنز ہیں ان کو خاص طور پر 9 ملین میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ ریلیز کی جائے گی، جس پہ 9 بلین۔ ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے شکریہ علی رامے۔ کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان اور سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل پراچا نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ لاک ڈاؤن دراصل تاجروں کا معاشی قتل عام ہے، لاک ڈاؤن کے نام پر ڈرامہ بند کیا جائے۔ تاجروں نے مشترکہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں کل سے تمام مارکیٹیں کھلیں گی، ہفتے اور اتوار کو مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دی جائے۔ کہتے ہیں کہ حکومت نے دکانیں بند کرنے کی کوشش کی تو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان اور سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل پراچا نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔
उधर सिंध में विद होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए शराइत रखती हैं। FBR के वफ्द ने सेक्रेटरी एक्साइज अब्दुल हलीम शेख से मुलाकात की है। महकमा एक्साइज और FBR के दरमियान 3 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। तफसीलात क्या है, आज़ाद नोड़ियों से बात करेंगे। आज़ाद नोड़ियों, तो क्या नतीजा निकला मुज़ाकरात के बाद? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से विद होल्डिंग टैक्स वसूली करने का सिलसिला जो है बंद करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत ने सिंध सरकार से राब्तों का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से FBR के एक वक्त में सेक्रेटरी एक्साइज अब्दुल हलीम शेख से मुलाकात की। ये मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही, जिसमें सिंध हुकूमत ने 3 नुकात जो है FBR के वक्त के सामने रखे हैं, जिसमें एक पहला नुकता है खास तौर पर जो वफाकी हुकूमत ने सिंध के खजाने से डायरेक्ट 18 अरब रुपए की कटौती की है, वो रकम वापस करने। जो मोटरसाइकिल पर विद होल्डिंग टैक्स है, इस हवाले से तहरीरी तौर पर वफाकी जनब से सिंध को खतर साल करने सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि दीगर सूबों में मोटरसाइकिल पर विद होल्डिंग टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा है तो सिंध कैसे वसूल करे। इसके साथ साथ जो सिंध विद होल्डिंग टैक्स जो है, इस टैक्स की वसूली के हवाले से भी उन्होंने मशरूत शर्त रखा है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को खतर साल करे ताकि वज़ीर सिंध को जी ठीक है आज़ाद नोड़ियों, बहुत शुक्रिया आपका। बजट में सीमेंट सस्ता किया गया, लेकिन बजट नाफिज होते ही सीमेंट की कीमत को भी पड़ लग गए। सीमेंट की बोरी 20 रुपए महंगी होने के बाद 530 रुपए की हो गई है। मुल्तान से इकबाल सादी की रिपोर्ट देखिए। महंगाई बढ़ने से अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। गरीब इंसान के लिए छत बनाना भी मुश्किल हो गया। सीमेंट की फी बोरी में 20 रुपए इजाफा होने से सीमेंट की कीमत 230 से 235 रुपए तक हो गई। सीमेंट के रेट में कल से और आज के दरमियान 20 रुपए का फर्क आया है। कल 510 रुपए था और आज 530 रुपए हो गया। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से सीमेंट की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अखराजात बढ़ गए हैं। अखराजात भी बहुत बढ़ गए हैं और पीछे से ये पेट्रोलियम की वजह से सारे रेट बढ़ा रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि सीमेंट महंगा होने से इसकी फरोख्त कम हो जाती है, जिससे उनका नुकसान भी होता है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। काबीना की निजकारी कमेटी ने रोज वैलेट होटल की निजकारी न करने का फैसला कर लिया। रोज वैलेट होटल को निजी पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए चलाने का फैसला किया गया है। इस इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे वकास अजीम से। वकास अजीम, बताइएगा। जी, आज मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें PIA के न्यूयॉर्क में वाक़े होटल रूजवेल्ट की निजकारी का जायजा लिया गया है। और आज के इजलास में यह फैसला किया गया है कि PIA का जो होटल है रूजवेल्ट, इसकी ना तो निजकारी की जाएगी, ना इसे फरोख्त किया जाएगा और ना ही इसे लीज पर दिया जाएगा। बल्कि इजलास में यह फैसला किया गया है कि रूजवेल्ट होटल को निजी पार्टी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर के तौर पर चलाया जाएगा और इस होटल को रीबिल्ड किया जाएगा, यानी कि इसको नए सिरे से तामीर किया जाएगा। इस सिलसिले में आज के इजलास में प्राइवेटाइजेशन कमीशन को यह हिदायत की गई है कि रूजवेल्ट होटल को ज्वाइंट वेंचर के जरिए चलाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की जो तैनाती है वो जल्द से जल्द अमल में लाई जाए। और इसके साथ साथ ये फैसला भी किया गया है कि इससे पहले जो रूजवेल्ट होटल के लिए जो टास्क फोर्स कायम की गई थी, जिसके सरबराह चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन थे और इसके जो रुकन थे वो ओवरसीज पाकिस्तानी के मुआविन खुसूसी सैयद जुल्फकार बुखारी थे, उनको इस टास्क फोर्स को आज खत्म कर दिया गया है। और जराए का ये कहना है कि अब टास्क फोर्स की कोई जरूरत बाकी नहीं रही। ठीक है वकास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस के मामले पर। मलेशियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी मुश्तबा लाइसेंसेस के हवाले से तफसीलात तलब कर ली हैं। मलेशियन CA की जानिब से मकामी 11 इदारों में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं। समर अब्बास से बात करेंगे। समर अब्बास, बताएगा क्या पेशरफ्त हुई है इसमें? हाँ जी बिल्कुल, देखें मलेशियन सिविल एविएशन की जानिब से जो पाकिस्तानी पायलट के हवाले से तफसीलात तलब की गई हैं, इनमें पायलट का नाम, पासपोर्ट नंबर, पाकिस्तानी लाइसेंस नंबर और इस हवाले से मलेशियन CA को जारी करदा इजाज़तनामा अगर कोई है तो वो तलब किया गया है। पाकिस्तानी सिविल एविएशन से जारी लाइसेंस के तहत मलेशियन लाइसेंस पर मुंतकिली की तफसीलात भी तलब की गई हैं। इस हवाले से मलेशियन सिविल एविएशन के फ्लाइट ऑपरेशन डिवीज़न ने बजरिया ईमेल आज पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को अरसाल किया और इसमें तमाम तफसीलात जो है इनसे मांगी गई हैं। जी समर अब्बास, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन, औरंगी टाउन, कुरंगी, नाजमाबाद, अख्तर कॉलोनी, क्यूमाबाद समेत दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सूरत हाल क्या है, दानियाल सैयद से जानेंगे। दानियाल, अपडेट कीजिएगा।
بالکل اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے اختر کالونی سیکٹر میں، جہاں پر کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 10 سے 12 اور کبھی 14 اور 16 گھنٹے کی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کافی گنجان علاقہ بھی ہے اور اس علاقے میں کافی عرصے سے اس شکایت کا سامنا ہے۔ گرمیوں میں جہاں شدید گرمی پڑ رہی ہے، کراچی میں 38 سے 40 سینٹی گریڈ تک پارا جا رہا ہے، جہاں پہ شہریوں کا جینا محال ہو رہا ہے۔ کوارنٹائن ہے، کرونا جیسی وبا ہے جس میں لوگ گھروں پہ رہنے پہ مجبور ہیں، لیکن اس کے باوجود کے الیکٹرک کو کراچی کی عوام پہ ترس نہیں آ رہا۔ نہ صرف اختر کالونی بلکہ کورنگی، ناز آباد، شاہ فیصل کالونی، لانڈھی، ملیر اور اس کے علاوہ دیگر شہر کے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پر اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ 10 سے 12 اور 14 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے عوام کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وزیراعظم چودھری شجاعت حسین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وفاق اور صوبوں میں کرونا فنڈ سے ماہانہ تنخواہ کے علاوہ کرونا وارڈز میں ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو 2 گنا اضافی تنخواہ دی جائے۔ رہائش پذیر ڈاکٹروں کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں 10-10 مرلے کے پلاٹ بذریعہ قراردادی دیے جائیں۔ جو سوسائٹیاں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ان کے ٹیکس کی مد میں چھوٹ دی جائے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔